नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके पहले क्विक रिवीजन सीरीज में हमने आधुनिक भारत को कवर किया है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कवर किया है और आज की क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं मैं उनको बता दूं कि क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग पास्ट ईयर के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो प्रश्न है उसको हम वन लाइनर के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, वन लाइनर प्रश्नों के फॉर्मेट में, ताकि कम समय में मैक्सिमम चीजों को रिवाइज किया जा सके। जैसा कि नाम में क्लियर है, क्विक रिवीजन सीरीज। तो चलिए अब आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास अगर इस सीरीज से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। मैं मान रही हूं कि आप लोगों की परीक्षा बहुत पास आ गई है, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज जो अभी के लिए है वो है ये टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। यहाँ पर 47 टेस्ट है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देखें तो 4800 अप्रोक्सीमेटली प्रश्न दिए गए हैं। तो एक अच्छा रिवीजन आपका यहीं से हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो अब उतना समय नहीं बचा है, लेकिन आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर आप कांटेक्ट करिए। डिकोड एग्जाम की समान हिंदी की पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको खरीद सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से। इस पुस्तक से भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे ही आप लोग कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका संसद है वो किस तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 11 AM लिखा है और यहाँ पे 6 PM लिखा है। ठीक है, अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो 11 से 12 बजे तक के समय की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रश्न काल होता है, क्वेश्चन आवर होते हैं जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि हम प्रश्न पूछ ही क्यों रहे हैं, जरूरत ही क्या है प्रश्न पूछने की। तो आप सभी को पता है भारत में कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। और जब भी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव के प्रति। यहाँ पर देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते कौन, कार्यपालिका। ठीक है, तो देखिए संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम किसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो उसको ये अधिकार होता है ना कि वो हमसे प्रश्न करे। तो इसी तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम की जब हम बात करते हैं, संसदीय प्रणाली की बात करते हैं और हमारे संसद की बात करते हैं, लोकसभा की अभी हम बात करते हुए चल रहे हैं, तो 11 से 12 का जो समय होता है 1 घंटे का, ये क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं आपके, वो जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, वो उनसे प्रश्न पूछेंगे। अब क्वेश्चन आवर है तो एकदम एग्जैक्ट बता दिया है कि ये क्वेश्चन ही आवर है, यहाँ पे प्रश्न ही पूछना है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आवर में मेनली आपके 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका तारांकित प्रश्न होते हैं, मतलब स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जिसके के ऊपर एस्ट्रिक्ट मार्क रहता है, कुछ इस तरीके से मार्क रहता है। अच्छा क्लास, यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है, देखिए प्रश्न ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कुछ भी उठेगा और प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, हर चीज का एक डेकोरम होना चाहिए, किस तरीके के प्रश्न पूछने, कौन पूछेगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब पहले से डिसाइड होना चाहिए। क्वेश्चन आवर कितने समय का, 1 घंटे का है, तो 1 घंटे में कितने लोग प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, ये सब डिसाइड होना चाहिए पहले से ना। तो जो भी स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं और अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब तारांकित प्रश्न होते हैं और अतारांकित प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न पहले ही किसके पास पहुंच जाते हैं, महासचिव के पास पहुंच जाते हैं। 10 दिन पहले ही उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती
होती है, ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जिनका, अब स्टार्ट क्वेश्चन की हम बात करें जिसपे कि एस्ट्रिक लगा है, तो ये वो प्रश्न होते हैं जिनका की उत्तर मौखिक रूप में देना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं रेल मंत्री होती, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट मंत्री, कोई भी मंत्री मुझे मान लो, और तुम कहते कि ऐश्वर्या मैम जरा एक बात बताइए, इस साल भारत में कितने ट्रैक बिछे हैं और जो आपकी जो नई स्कीम जो आप लेके आए उससे क्या प्रोग्रेस हो रही है और कितना पैसा आपने लगाया है, तो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं और ये एक स्टार्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं इसका उत्तर क्या दूंगी, मौखिक रूप में इसका उत्तर दूंगी। ठीक है, मौखिक रूप में मैंने आपसे कह दिया कि इतना इतना ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप मुझसे कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं उसी प्रश्न से। जैसे आपने मुझसे पूछा, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, अब समझ लो कि आप विद्यार्थियों की मंत्री हूं। ठीक है, तो आपने मुझसे कहा कि मंत्री जी जरा ये बताइए कि जो आरओ एआरओ की परीक्षा होने वाली है उसके लिए कौन सी पुस्तक मुझे पढ़नी है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए, आप घटना चक्र पढ़िए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए। तो आपने मुझसे कहा अच्छा ये पुस्तकें मिलेंगी कहाँ पर, तो मैंने मौखिक रूप में जब उत्तर दिया तो मौखिक रूप में आपने मुझसे एक पूरक प्रश्न भी पूछ लिया कि पुस्तकें हमको मिलेंगी कहाँ से, हम खरीदे कहाँ से। तो ये देखिए ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका मौखिक उत्तर अपेक्षित है और प्रश्न पूछने वाले सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने के लिए सदन में उपस्थित रहना भी आवश्यक है। मतलब स्टार्ट क्वेश्चन में आपको जो भी उत्तर देना है वो मौखिक रूप में देना है और कोई भी पूरक प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे प्रश्नों पर तारांकन चिन्ह रहता है, एस्ट्रिक लगा रहता है। प्रश्न काल के दौरान पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों की संख्या सीमित और सांसदों को अपने प्रश्न पहले ही सदन के महासचिव को सौंपने होते। मैंने आपको बताया ना, चाहे वो स्टार्ट क्वेश्चन हो चाहे वो अनस्टार्ट क्वेश्चन हो, तारांकित प्रश्न हो या फिर अतारांकित प्रश्न हो, दोनों प्रश्नों की जो सूचना है वो पहले ही महासचिव के पास सौंपनी होती है। 10 दिन पहले अप्रोक्सीमेटली उनके पास ये सूचना होनी चाहिए, 15 दिन भी हो सकता है, मिनिमम 10 डेज बिफोर। ठीक है, मंत्री को प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर देना आवश्यक है और यदि सांसद उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो वह पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है, दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न भी पूछ सकता है। तारांकित प्रश्न एवं उसके बाद के पूरक प्रश्नों के लिए समय सीमा जो है वो 20 मिनट की है। तो ये चीज आपको समझ में आया। हम 11 से 12 बजे के समय की बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चन आवर की बात कर रहे हैं, हम प्रश्न काल की बात कर रहे हैं। प्रश्न क्यों पूछना है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा प्रश्नों का। ठीक है, जो भी आपसे सांसद प्रश्न पूछ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं। जो दूसरा होता है वो आपका अनस्टार्ट प्रश्न होता है, अतारांकित प्रश्न होता है। क्यों तारांकित और अतारांकित की बात हो रही है, यहाँ पर जो भी तारांकित प्रश्न होंगे जिसके की ऊपर एस्ट्रिक साइन लगा रहेगा, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मौखिक रूप में देना होगा उस मंत्री को, जिससे कि वो प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अनस्टार्ट प्रश्न होंगे, अतारांकित प्रश्न होंगे, उसका उत्तर रिटन में देना होगा। अब जो भी उत्तर आप रिटन में दे रहे हैं तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ पाओगे। आपने मुझे मैसेज में लिखा कि मैम आरओ एआरओ को पास करने के लिए कौन सी पुस्तक की जरूरत है, मैंने हिंदी के लिए मुझे कौन सी पुस्तक की जरूरत है, मैंने लिख के भेजा डिकोड की जो हिंदी की बुक है उसको पढ़ लो। ठीक है, इतना लिख के भेज दिया। अब मैंने इसको लिख के आपको दे दिया, अब मैं आपसे सामने तो बैठी नहीं होगी, आप मुझसे पूरा प्रश्न पूछेंगे। तो ये याद रखिएगा जो अनस्टार्ट प्रश्न होते हैं जिसमें आपको लिखित उत्तर देना पड़ता है और यहाँ पर पूरा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। अगर मैं आपके सामने होती तो आप मुझसे पूछ लेते मैम मिलेगी कहाँ पर, कितने रुपए की मिलेगी। ठीक है, ये चीज होती है। तो यहाँ पर देखिए इन प्रश्नों पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक लिखित उत्तर इसमें दिए जाते हैं। सांसदों को आतांकृत प्रश्न, मतलब वही मैं जो बता रही हूँ अनस्टार्ट क्वेश्चन, कम से कम 10 दिन पहले सदन के महासचिव को सौंपने चाहिए। आप प्रश्नों की जो लिस्ट है वो महासचिव को पहले ही सौंप देंगे 10 दिन पूर्व, चाहे वो एस्ट्रिक प्रश्न हो चाहे वो अनएस्ट्रिक प्रश्न हो। ठीक है, सब महासचिव डिसाइड करेगा कि कौन से प्रश्न पूछने जाने हैं। ये चीज याद रखिएगा क्लास। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडमली आएगा कहेगा हम प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन आवर में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो महासचिव जब परमिशन देते हैं तब पूछा जाता है। मंत्रियों को इन प्रश्न का लिखित उत्तर देना आवश्यक है। मंत्री जो है जिससे रिलेटेड वो प्रश्न है, जिस मंत्रालय से रिलेटेड वो प्रश्न है, उस मंत्रालय के मंत्री उसका उत्तर रिटन में देगा। ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पर शॉर्ट नोटिस प्रश्न भी होता है। अब स्टार्ट अनस्टार्ट समझ में आ गया। शॉर्ट
प्रश्न जैसे यहाँ पे क्या है, अल्प सूचना, मतलब हमने अभी तक बात की थी कि 10 दिन पहले सूचित कर देना चाहिए महासचिव को, प्रश्नों की लिस्ट आपको दे देनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मंत्री मतलब जो महासचिव है वो बताएगी कि कौन सा प्रश्न कब पूछना है, कैसे क्या है। शॉर्ट नोटिस में ये जो 10 दिन की सीमा है ना, ये आपकी नहीं होती है। देखिए इन प्रश्नों पर भी तारांकन चिन्ह लगा रहता है, ये याद रखिएगा, इन पे भी एस्ट्रिक चिन्ह लगा रहता है। इनके भी जो उत्तर होंगे वो मौखिक रूप में होंगे। जहां पर भी एस्ट्रिक लगा है, स्टार लगा है, वो सारे उत्तर आपको मौखिक रूप में देना आवश्यक होता है। सांसद अध्यक्ष या सदन के सभापति की अनुमति से अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए भाई, जो भी वहां का आपका है अध्यक्ष है, उसके तो परमिशन लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर देने की समय सीमा 30 मिनट होती है। बस एक चीज याद रखिएगा, इसको हम अल्प सूचना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो 10 दिन की पूर्व सूचना के बिना पूछे जाते हैं, ये जो 10 दिन वाला क्लॉज है वो इन अल्प सूचित प्रश्नों में नहीं होता है। ये चीज याद रखिएगा। हो सकता है 1-2 दिन पहले आपने दिया हो शॉर्ट नोटिस की, मतलब हमारा महासचिव जी हमें ये प्रश्न पूछना है इन मंत्री से, बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप पूछ लीजिएगा कल वाले उसमें या उसमें। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये याद रखिएगा, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्न काल होता है, नाम से ही क्लियर है, प्रश्न है तो प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न भी आपके कई प्रकार के होते हैं, एक स्टार्ट प्रश्न होता है, तारांकित प्रश्न होता है और अतारांकित प्रश्न होता है। तारांकित प्रश्न में उत्तर आप कैसा देते हैं, मौखिक रूप में उत्तर देते हैं। ठीक है, जब मौखिक रूप में आप उत्तर देंगे तो आपसे सामने वाला फिर दूसरा प्रश्न भी पूछ सकता है, लेकिन जब आप लिखित रूप में उत्तर देंगे तो दूसरा प्रश्न पूरा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, एक आपका शॉर्ट नोटिस प्रश्न होता है। क्यों इसको हम अल्प सूचना कह रहे हैं? अल्प क्योंकि ये जो 10 दिन का पहले जो हम प्रश्नों को सूचित करते हैं, जो महासचिव जी को देते हैं और वो होता है, वो यहाँ पर 10 दिन वाला ड्यूरेशन नहीं होता है। ये चीज क्लियर हो गई, डन। ठीक है, हम प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ये भी मैंने बता दिया। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली व्यवस्था है, जहां पर जो आपकी कार्यपालिका है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या लिखा है यहाँ पर? उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधायिका के प्रति। तो कैसे आप चेक करोगे एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को प्रश्न पूछ के क्या चल रहा है मंत्री जी? ठीक है, अब चलो यहां से 12 बजे का जो 1 का समय है, 12 से 1, इसको हम 0 आवर कहते हैं। ठीक है, 0 आवर ऐसे ही नाम दे दिया गया इसको, 12 से 1 का समय को। ठीक है, यहां पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आवर में जो प्रश्न थे वो पहले से डिसाइडेड थे। ठीक है, 0 आवर में ये चीज नहीं होती है। यहां पर आपका रैंडमली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर देख लीजिए, 0 आवर इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट्री रूल बुक। कहीं पे भी पार्लियामेंट्री रूल बुक में 0 आवर वाला टाइम नहीं मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी भी मैटर को रेज कर सकते हैं विदाउट एनी पीरियड नोटिस, मतलब पहले बिना किसी सूचना दिए हुए ये इन प्रश्नों को रेज कर सकते हैं। तभी तो हम उसको प्रश्न काल कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे प्रश्न डिसाइडेड है। समझ में आ रहा है? डिसाइडेड है, सबके हाथ में लिस्ट है, ऐसे ऐसे मार्क बना हुआ है उसमें, स्टार्ड अनस्टार्ड। ठीक है, वो लिस्ट एक है जिसमें स्टार और अनस्टार्ड बना हुआ है, तो वो क्वेश्चन आवर हो गए। 0 आवर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी भी मैटर को रेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पहले से कोई सूचना नहीं दी जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन आवर के इमीडिएटली बाद जो होता है वो आपका 0 आवर होता है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए, अगर कभी परीक्षा में इस तरीके का स्टेटमेंट दे दे कि जो टाइम गैप होता है आपका एजेंडा, दिन के एजेंडे में और आपके यहाँ पे क्वेश्चन आवर के बीच में, ठीक है, तो ये वाला कौन सा होता है, तो आप बताएंगे इसको हम 0 आवर कहते हैं। ठीक है, 0 आवर में खूब हल्ला गुल्ला होता है। ठीक है, खूब हल्ला गुल्ला होता है, और फिर हल्ला गुल्ला करने के बाद सारे जो आपके सांसद हैं उनको भूख लग जाती है, तो फिर वो खाना खाने चले जाते हैं, लंच हो जाता है। फिर लंच होने के बाद जो बिजनेस है वो आपका स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे आपके लॉ बनते हैं, बजट पास कराया जाता है, डिस्कशन होता है चीजों पे, ये सब चीजें होती है। ठीक है, ये चीज आपको मैंने बता दिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास? चलिए, होप आपको चीजें समझ में आई हो। फिर अगले क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरा मेन पर्पस ये था कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम 0 आवर और क्वेश्चन आवर में क्या होता है? अरे भाई, क्वेश्चन आवर लिखा है प्रश्नकाल, तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैम 0 आवर में वहां पे भी प्रश्न पूछते हैं, लेकिन पहले से नोटिस नहीं रहती है, तो हम उसको 0 आवर कह देते हैं। ठीक है, और कहीं पे लिखा नहीं है 0 आवर, ऐसे मेंशन नहीं है, तो इसी तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा। स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस सब मैंने आपको बता दिया, समझ में आया होगा।
चलिए अब यहाँ पर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? याद रखिएगा 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या क्या है? क्या लिखी हुई है? 31 लिखी हुई है। बताओ कितने बच्चों ने वहां बैठे बैठे बोला नहीं नहीं मैम आपको नहीं पता, 31 नहीं है, अब चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ठीक है, वेरी गुड, अगर आपको पता है तो इसको क्रॉस करो। अब बताओ कितनी होगी? 33 प्लस 1 ना, सही बोल रही हूं ना भाई, गलत तो नहीं बोल रही। तो यहाँ पर 33 आपके जजेस होंगे, एक आपका कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो किसी भी बुक में अभी ये चीज अपडेट नहीं हुई है तो उसको अपडेट करो, 31 नहीं है अब। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आपकी वर्तमान स्वीकृत संख्या है वो कितनी है? आपकी 33 प्लस 1, ऐसे करके याद रखिएगा। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी संविधान के द्वारा। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की बात किस उसमें बोली गई है, तो ये 124 टू 147 जो आपके आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत तेज नहीं हो रहा होगा, धीमे धीमे ही पढ़ा रही हूं, समझ में आ रहा होगा, आशा करती हूं। चलो यहां पर देखो, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, आप सभी को पता है, जिसमें अपील की जाती है, पता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है? ठीक है, ये एकदम सही है, आपका सर्वोच्च न्यायालय है। पता है ना, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो अभी आपने देखा ना, पहले 31 था, अब हम बात करें 33 प्लस 1 की। तो यहां पर ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति जो है वो संसद के पास है। ठीक है, अब परीक्षा में देगा संसद देगा आपको प्रधानमंत्री देगा, राष्ट्रपति देगा और कुछ और एक दे देगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? अब देखो, पता सबको होता है लेकिन परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हो अगर ढंग से पढ़ाई नहीं की है। तो याद रखिएगा, संसद के पास ये शक्ति होती है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वो वृद्धि कर सकता है। ठीक है, अब पूछे अगर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है? पत्र लिखकर किसको लिखेगा अगर उसको अपना पद त्यागना होगा? राष्ट्रपति को लिखेगा। याद रखिएगा क्लास, अगर उसको रिजाइन करना होगा। ये चीज क्लियर हो गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब राष्ट्रपति क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा देता है। ठीक है, लेकिन पहले जो है आपका प्रस्ताव वो पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, कौन निर्धारण करता है? नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी? संसद डिसाइड करेगा। इनका वेतन कौन निर्धारित करेगा? वो भी संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। याद रखिएगा क्लास। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे प्रेसिडेंट क्या कंसल्ट करता है जब वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। याद रखिएगा। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है। ठीक है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता। ये भी चीज याद रखिएगा, परीक्षा में स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रश्न बनता है। चलिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, एक बार वो सेवानिवृत्त हो गए तो फिर वो किसी भी न्यायालय में नहीं कार्य कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की जगह आपका हाई कोर्ट की बात होती, उच्च न्यायालय की बात होती, तो उसके जो आपके जजेस हैं वो आपके कार्य कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट का, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? तो आप मुझे उत्तर दीजिएगा, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अच्छा ठीक है, वो जो हाई कोर्ट का जो जज है वो कब रिटायर होगा? 62 ईयर्स में रिटायर होगा। सुप्रीम कोर्ट का कब रिटायर होगा? 65 ईयर में रिटायर होगा। तो उसके पास कुछ समय बचा हुआ है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, अगर वकालत से वो सेवानिवृत्त हुआ, रिटायर हुआ, तो वो किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। अभी मैंने आपको बताया, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आपके अपॉइंट करता है
राष्ट्रपति, लेकिन किसके परामर्श पे? जो चीफ जस्टिस है, जो मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कब? एडहॉक जजेस को कब बुलाया जाएगा? जब किसी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। अब आप बताओ एडहॉक की जरूरत क्यों होती है? जब संख्या कम होती है जिनकी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो जब कोरम नहीं पूरा होता है तब एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है। भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में। ये चीज याद रखिएगा, एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट की बात आपके सर्वोच्च न्यायालय में दी गई है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको और भी न्यायालय के नाम दे देगा, ठीक है, दे देगा आपको। उच्चतम न्यायालय की बात हो गई, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय की बात हो गई, हाई कोर्ट की बात हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो गई, तो वो ये चीज याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या क्या है? तो ये आपकी 4 है, ठीक है। अच्छा, इस प्रश्न को ना ये थोड़ा सा अभी इसको वो करिएगा, आप लोग होल्ड करिएगा, अभी और प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। ये चीज याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता में आते हैं भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। यहाँ पर देखिए डिस्प्यूट किसी के बीच में भी हो सकता है, सेंटर और स्टेट के बीच में हो सकता है, स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट्स हो सकती है, उसी की बात यहाँ पे की गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ इस केस में बनी थी, वो गोलकनाथ केस में थी। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन की बात की गई है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन की बात किसमें बोली गई थी? केशवानंद भारती केस में। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन एक चीज याद में रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का, जो मूल ढांचा है, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 134A को 132 के साथ मिलाकर पढ़ने पर संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकते हैं। इसके लिए अपीली क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। तो यहाँ पे देखिए अपील कर रहे हैं ना, आप अपील करना है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके अपीली क्षेत्राधिकार के अंदर, अपील जुरिस्डिक्शन के अंदर। ये चीज याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है या मूल, अपीली और परामर्शी संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ठीक है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 142 याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है 137। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। क्लास डायरेक्ट है ये। यहां पर जब हम बात करेंगे पुनर्विलोकन की तो वो 137 में उसकी बात की गई है, ठीक है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जाती है 142 में। ये सारे आपको आर्टिकल्स याद रखने, अनुच्छेद याद रखने, परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं, तो याद रखिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। ये हक किसके पास है? ये बताइए किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन की अगर हम बात करें, यहाँ पे पुनरावलोकन की बात की गई है, तो ये कहाँ का प्रचलित है? भारत और यूएसए दोनों में। याद रखिएगा क्लास, भारत और यूएसए दोनों में परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है किसमें? कि जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स है, जो भी आपका वो है संसद का, पार्लियामेंट का, उसकी जांच नहीं होगी, उसकी इंक्वायरी नहीं होगी। ये किस आर्टिकल में बोला गया? आर्टिकल 122 में।
कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रख दिया जाए। अब देखिए क्लास, यहां पर ना बोला गया था कि किसी को भी हम असंवैधानिक घोषित कर देंगे। तो आप बस ये याद रखिएगा, हम किसी भी संशोधन को या फिर किसी भी कानून को असंवैधानिक तब घोषित करेंगे जब वो बेसिक डॉक्ट्राइन जो है, जो मूल ढांचा है, उसमें कोई परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए थे वो कुछ इसी तरीके के एग्जाम्पल्स थे, जिसमें कि देखिए आप मूल ढांचा में परिवर्तन किया जा रहा है, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को, जो राइट टू इक्वालिटी को भाग 3 से, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, उससे हटाकर कहीं और संविधान में रख दिया जाए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये आपका गलत है, ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो मूल ढांचा है संविधान का, उसमें छेड़खानी हो रही है। तब सर्वोच्च न्यायालय इसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि का शासन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारत के संविधान का अभिरक्षक, कस्टोडियन है कौन? याद रखिएगा, अब यही प्रश्न पूछेगा कि भारत के संविधान का अभिरक्षक, कस्टोडियन है कौन? पूछ लेगा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर है, या कुछ भी ऐसे देगा। तो आप याद रखेंगे यहां पर भारत का उच्चतम न्यायालय जो है, तो उसको हम कस्टोडियन कहते हैं। ठीक है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया था। किसमें? अनुच्छेद 143 में। ये चीज याद रखिएगा। यहां पर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी चीज को कंसल्ट कर सके। तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 143 में। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो यहां पर याद रखिएगा, अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की संख्या की बात करेंगे, जजेस की संख्या की, तो उसमें किसके पास अधिकार है? संसद के पास है। अगर हम बात करेंगे कि उनका जो सैलरी है उसमें, तो आप याद रखेंगे संसद के पास। ठीक है। और यहां पर देखिए इनकी जो शक्तियां हैं, इनका जो अधिकार क्षेत्र है, उसको बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है। लेकिन अगर हम उनके रिमूवल की बात करेंगे, उनको हटाने की बात करेंगे, तो आप याद रखेंगे जो भी आपका जो बिल है इनको रिमूव करने के लिए, अगर वो संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति हटाता है। ये चीज याद रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा विधि बनाकर। ये चीज याद रखिएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। ठीक है। जब राष्ट्रपति को परामर्श की जरूरत होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करता है कि बताइए हम क्या करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। किसमें? आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में, 227 में। देखिए क्लास, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है। याद रहेगा। चलिए, भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है आर्टिकल 32 में। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, जो क्षेत्र है, वो सुप्रीम कोर्ट का जब बड़ा होता है कि हाई कोर्ट का। तो आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास आप तभी जाते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों की मतलब हनन होता है। ठीक है। आप उसकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और आर्टिकल 32 के जाते हैं कि माय लॉर्ड सर, मेरा जो है फंडामेंटल राइट उसका वॉल्यूशन हो रहा है, तो प्लीज मेरी रक्षा करिए। तो आप जाते हैं। और यहीं पे अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट में जाते हैं। तो 32 और 226 आपको याद रखना है। अब क्लास, यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, जो ज्यूरिसडिक्शन है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से कम होता है। मतलब मैं बोलना चाह रही हूं कि जब आपका फंडामेंटल राइट का हनन होगा, ठीक है, वॉल्यूशन होगा, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट के हनन वॉल्यूशन की तो बात होती है, साथ ही साथ दूसरे मैटर्स को भी लेकर आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास आप तभी जाएंगे जब आपके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च
न्यायालय का एडवोकेट होना पड़ता है कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे एडवोकेट की बात की गई है, तो हाई कोर्ट का एडवोकेट जब वो 10 साल तक रहेगा तो उसके बाद वो एलिजिबल होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंट एज अ सुप्रीम कोर्ट को ज्वाइन करने के, ठीक है। लेकिन अगर वो जज है हाई कोर्ट का तो यहाँ पर वो 5 साल है, ठीक है। अगर एडवोकेट है तो 10 साल तक की प्रैक्टिस की जरूरत है, और अगर हाई कोर्ट में आपका वो जज है तो 5 साल। ये चीज याद रखिएगा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो दूसरी जगह भी भेज सकती है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्यों के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित कर दिया था, अनुच्छेद 355 के थ्रू। यहाँ पर देखिए सही कथन पूछ रहा है। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिका सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या, ठीक है। कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि एकदम डिस्क्राइब है, न्यायिक व्याख्या। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय क्या है? ठीक है, ये एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब क्या होता है? इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। देखिए क्लास, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हाई कोर्ट में या कहीं पर भी आपका सुप्रीम कोर्ट में भी जब कोई केस चल रहा रहता है तो बहुत बार ऐसा होता है जो जजेस होते हैं वो पुराने रिकॉर्ड को पेश करते हैं कि माय लॉर्ड देखिए ऐसा ही सेम केस 2001 में हुआ था जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो इस फेवर में था, तो मैं इसको आपके सामने पेश करके अपने केस को रखता हूं। ठीक है, ऐसे बोला जाता है ना कि सेम यही चीज उस समय हुई थी तो आपने ये मतलब ये पनिशमेंट दी गई थी तो इसी के बेसिस पे मैं अभी अपना केस को वो करता हूं। तो यही चीज है। अभिलेख न्यायालय माना जाता है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के डिसीजंस को लिखते हैं ना, जैसे हम लोग कभी भी लिखते हैं कहीं पे भी, तो ये होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। ये भी बात सही है। जो सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है वो अभी अपना कुछ निर्णय दे, कुछ समय बाद उस निर्णय को परिवर्तित कर दे समय के साथ। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन पे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्लास। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज कैसे करेगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर जजों की संख्या बढ़ाना है तो किसके पास अधिकार होता है? संसद के पास। ठीक है, फिर मैंने आपसे बहुत सी चीजें डिस्कस की यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर उनके उसको सैलरी को बढ़ाना है तो ये सब चीजें डिस्कस की। अब यहाँ पर क्या है कि अगर उच्चतम न्यायालय की जो मामले की सुनवाई होती है वो नई दिल्ली में होती है, अगर हम चाहे नई दिल्ली की जगह वो किसी अन्य स्थान पर हो तो वो किसके अनुमोदन पर होगा? तो याद रखेंगे संसद नहीं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ठीक है, चलो। TDS AT के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट में। इतनी चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल द्वारा। PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका प्रस्तुत की जाती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोकहित वाद विवादों की संकल्पना का उद्गम है कौन? US से। भारत में न्यायिक प्रक्रिया संबंधित है जनहित याचिका से। ये चीज याद रखिएगा। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय था भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 में ये चीज बोली गई है। जो भी प्रोसीडिंग होगी सुप्रीम कोर्ट की वो अंग्रेजी माध्यम में होगी, इंग्लिश मीडियम में होगी। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 348 में लिखा है, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबाद है। पिंजरा बंद, पिंजरे में बंद एक तोता है, उसकी बात की गई है। तो उच्चतम न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा जो है वो पिंजरे में बंद एक तोता है। किस केस में? तो ये कोयला आवंटन घोटाला में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा।
चलिए क्लास, अब हम राज्यपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। राज्यपाल की बात करते हैं। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना होता है। देखिए क्लास, यहाँ पर हम जब बात करते हैं राज्यपाल की, तो आपको पता है राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के प्लेजर पे ही राज्यपाल किसी भी स्टेट का राज्यपाल बनकर रहता है, ये आपको पता है। अगर हम राज्यपाल को भी क्या करते हैं, हम इलेक्शन के थ्रू इनको अपॉइंट करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर है, उनके बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो ये याद रखिए, इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, ठीक है, और राज्यपालों को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना रहता है। यहाँ पर देखिए, राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य करता है। कब कब स्वतंत्र कार्य करता है? विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने को, जब राज्यपाल चाहे तो विधानसभा में कह सकता है जो भी सरकार है वो अपना बहुमत सिद्ध करे। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए जो पावर चाहिए वो डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, वो किसके पास है? वो राज्यपाल के पास है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। कोई विधेयक गवर्नर के पास आया, राज्यपाल के पास आया, तो राज्यपाल अगर चाहे तो उस विधेयक को रिजर्व कर सकता है। किसके एसेंट के लिए? प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के एसेंट के लिए। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करना, वो वापस कर सकता है कि आप इसको पुनर्विचार इस पर करिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 200 के अंतर्गत, ठीक है। अगर राज्यपाल चाहे तो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, अंडर आर्ट के 200। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। वो कौन होता है बताइए? कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। भारत के राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सही है। इनकी जो आयु है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए, और वो एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहें एमपी और यूपी के जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, वो सेम है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। राज्यपाल के संबंध में सही कथन देखते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है क्लास? ओथ के बारे में बोला गया है गवर्नर के। जो गवर्नर के ओथ के बारे में अगर देखें तो 159 आर्टिकल में गवर्नर के ओथ के बारे में लिखा है, ठीक है। जो गवर्नर है वो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय की बात हो रही है, हाई कोर्ट के जो आपके जो चीफ जस्टिस है उनके सामने शपथ लेगा। और अगर बाई चांस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां पे अवेलेबल नहीं है तो उस हाई कोर्ट का जो आपका सबसे सीनियर वो होगा, उसके सामने जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा, सीनियर जज होगा, उसके सामने अपना शपथ लेगा। राज्यपाल को पद ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस, जो कि हाई कोर्ट का हो। किसी भारतीय राज्य के राज्यपालों से संबंधित कथन है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, सही है। सामान्यतः वह 5 वर्ष तक पद में रहता है, लेकिन हम कहते हैं प्लेजर, किसके प्लेजर पे? राष्ट्रपति के। भारत के संविधान में राज्यपालों को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है, ठीक है, अधिकथित नहीं है, मतलब कोई भी प्रक्रिया प्रोसीजर मेंशन नहीं है, याद रखिएगा। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे, ठीक है। कहां से मिलेंगे? भत्ते, ठीक है, अलाउंसेस और सैलरीज उस राज्यपाल को कहां से मिलेगी? तो आप याद रखिएगा, इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा
अवधारित करे। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि अगर एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा जगह का राज्यपाल है, जैसे गवर्नर है एमपी का भी यूपी का भी, तो उसको सैलरी और अलाउंसेस किस बेसिस पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेट शेयर करेंगे अपने संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से, लेकिन किस तरीके से करेंगे ये किसके आदेश पर डिपेंड करेगा, राष्ट्रपति के। ठीक है, याद रखिएगा। किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, राज्य विधान मंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। तो मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 200 में वो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है, किसके एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य की विधि द्वारा, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑर्डिनेंस की बात की गई है, मैंने आपको बताया है जब भी हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस की, तो अगर यहाँ पर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो 123 और अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो 213, और दोनों में जो अनुमोदन है वो आपका पास होना चाहिए। मतलब यहाँ पे तो आप स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, और उधर आपका संसद के दोनों जो आपके सदन है उनके द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 में दी गई है। राज्यपालों के संदर्भ में कथन सत्य है, वो राज्य की विधायिका का अंग होता है। ठीक है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है। क्या लिखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, क्योंकि कौन करता है, वो तो राष्ट्रपति करता है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। ठीक है, ये कथन सत्य हैं आपके। अब कथन और कारण पे बेस्ड प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों करने के पर पदच्युत किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जो आपके दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता, उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, देखिए राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि आपको पता है इनको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, और ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब उनके क्या बोलते प्रसाद, उससे ही ये कार्य करते हैं, जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है। यहाँ पर कौन, राज्यपाल। अभी हमने देखा भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है जिसके प्रति राज्यपाल के विरुद्ध, क्योंकि कहीं पर दिया नहीं है कि किस तरीके से जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसको रिमूव किया जा सकता है। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा तक ही वो अपने पद पर बना रह सकता है। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी, और वो कहाँ की राज्यपाल बनी थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगर सीएम की बात करेगा, चीफ मिनिस्टर की बात करेगा, तो आप क्या बताएंगे, सुचित्रा कृपलानी का नाम बताएंगे, और वो कहाँ की सीएम थी, मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी पद्मजा नायडू। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा, आप छोड़ सकते हैं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू की स्मृति में। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था वो कौन थे, रघुकुल तिलक थे। ये राजस्थान और बंगाल ओरिएंटेड प्रश्न नहीं पूछेगा, यूपी से रिलेटेड पूछ सकता है। अब चलिए राज्य विधान मंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित कथन सही है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, एकदम सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो ये मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए थे, और यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट हम डिस्कस किए हैं ये बिल्कुल सही है आपके। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, कौन कौन राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, राज्यपाल, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, मतलब आपका गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुसार, अगर हम उसकी बात करें तो दोनों सदन होते हैं आपके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, याद रखिएगा।
चलिए, भारत में राज्य विधान पालिका स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? आपका विधान पालिका परिषद, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात यहां पर की गई है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकता है, ऑर्डिनरी बिल को कितने दिन तक आपका जो विधान परिषद है, यहां पर जो आपका लेजिस्लेटिव विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, ठीक है, कितने दिन तक रोक सकता है? 4 माह तक। राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में, केवल विधानसभा में। जैसे आपको पता है धन विधेयक खाली लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है, और 14 दिन के अंदर ही राज्यसभा को उसको रिटर्न करना रहता है। अगर उसमें वो चाहे तो कोई चेंजेस कर सकती है, मतलब बता सकती है, नहीं तो 14 दिन बाद उसको धन विधेयक को लोकसभा अपना पास कर देगी। लेकिन हमेशा जो आपका मनी बिल है, जो धन विधेयक है, वो हमेशा आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो विधानसभा में, ठीक है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 171 में। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही विधि है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद में पारित विधि द्वारा। ये चीज याद रखिएगा। यहां पर देखिए, इनको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो क्लास यहां पर क्या है, जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो वहां पर हम आपसे क्या बताते हैं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है, और ना ही राज्यसभा को हम समाप्त कर सकते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, जो आपके 1/3 मेंबर्स हैं, वो हर 2 साल में आपके रिटायर होते हैं। लेकिन अगर यही में प्रश्न आपसे पूछे कि इनको भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इनको समाप्त किया जा सकता है, तो वो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, राज्य विधान परिषद होती है, ठीक है। इनको भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको भंग किया जा सकता है, समाप्त किया, इनको भंग नहीं किया जा सकता है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनको समाप्त किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इंग्लिश हिंदी बोलते बोलते मैम भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा होगा, भगवान करे। यहां अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि विधान संविधान अधिनियम 1956 में उसका उपबंध है, तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। राज्य विधान परिषद के विषय में यह एक स्थायी सदन है, ठीक है। काउंसिल की बात करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो आपको पता है ये एक परमानेंट हाउस है, इससे भंग नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। प्रति दूसरे वर्ष 1/3 जो इसके सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का है। तो राज्यसभा की तरह ही है, अपर हाउस की तरह ही है, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत किया है किस अनुच्छेद में? 170 में। क्लास जितने भी अनुच्छेद पूछे जाते हैं ना, तो एक बार उसको पढ़ लिया करिए, परीक्षा में रिपीट होते हैं आर्टिकल्स। अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। इसमें क्या बोला गया है कि जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी फॉर्म होगी, विधानसभा का गठन होगा 170 के उसके अनुसार, तो किसी भी स्टेट में आपके 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो सिक्किम है, याद रखिएगा। भारत के किसी राज्य की विधानसभाओं में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं वो कितने हैं? 500 है। इन्हीं सब डेटा को स्टूडेंट ध्यान से देखते नहीं है, और जब परीक्षा में पूछता है तो वो परेशान हो जाते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। अगर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, ठीक है, राज्य में निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, तो वो पंचायती इलेक्शन को देखता है, ठीक है, जो आपके पंचायत वाला और म्युनिसिपैलिटी वाला। विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, ये भी हमने डिस्कस किया है। राज्य के विधान मंडल के किसी सदस्य के निर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास होती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। ये भी चीज अपने दिमाग में बनाए रखिएगा, ठीक है। हम विधानसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना होता है किसे? उपाध्यक्ष को। ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। सही बात है, अगर विधानसभा है उसका जो आपका अध्यक्ष स्पीकर वो अपना पद त्यागना चाहेगा तो अपने से नीचे वाले को दे देगा, उपाध्यक्ष को। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका सदस्य स्पीकर पद पर बना रहता है, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। जब तक कि दूसरी विधानसभा आपकी नहीं आ जाती, उसकी जो पहली बैठक होती है उस तब तक वो बना रहता है अपने पद पर। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है, कब तक? 6 महीने तक। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि क्या कोई जो सदस्य है वो आपका मंत्री बन सकता है। हाँ, कोई मतलब सदस्य नहीं है, किसी भी हाउस का वो सदस्य नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, क्या हम उसको मंत्री बना सकते हैं? हाँ, हम उसको मंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर ही उसको किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। अच्छी हिंदी बोली मैंने, ठीक है। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है। हाँ, बना रह सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक। स्टेट के लिए भी वही चीज रूल है, ठीक है। आ रहा होगा समझ में। राज्य सरकार की मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जा सकता है राज्य विधानसभा द्वारा, ठीक है। राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश दिया जा सकता है, किसके द्वारा? बताइए, कौन देगा? राज्यपाल देगा, ठीक है। ये तो क्लियर है। सही कथन देखिए, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हता नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। तो अभी हमने नहीं डिसाइड किया, अभी हमने पढ़ा कि जब हम विधानसभा की बात करते हैं, यहां पर जो मिनिमम एज आपकी होती है मतलब वो 25 वर्ष होती है, उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 25 वर्ष। भारत के एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड है, ठीक है, गोवा में है। अब आप बताइए और कहां पर आ गया? वर्ष 1956 में पुनर्गठित इतने राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी। यहां पर देखिए 1956 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात की गई है, तो उस समय 5 उसमें थी। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, ठीक है। यहां पर देखिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका मुख्यमंत्री जो है सीएम है वो राज्यपाल को इन्फॉर्म करता है। इसी तरीके से हम जब सेंटर की बात करते हैं वहां पर जो प्रधानमंत्री है वो ये कार्य करता है, ठीक है, जो मुख्यमंत्री यहां पर कर रहा है। और यहां पर राज्यपाल की जगह वहां पर राष्ट्रपति होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, ठीक है। तो ये यूपीएससी का प्रश्न था। यहाँ पर कुछ चीजें थी जिसमें पूछा गया था कि मुख्यमंत्री के कौन कौन से संवैधानिक कर्तव्य हैं। तो परीक्षा में जब आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये अभी स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको पढ़ लीजिए कि अगर इस स्टेटमेंट को घुमा के आपसे पूछा जाए तो आप कर लें। मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित किस उसमें किया गया है? आर्टिकल में 167 में याद रखिएगा, अनुच्छेद में। यहां पर इसको हटा दीजिए अब क्योंकि हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश में थी। मैंने आपको बताया कौन थी, वो सुचित्रा कृपलानी थी, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आज का सेशन देखिए, क्लास क्विक रिवीजन सीरीज का जो मेन पर्पज है ना वो जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कराने का है, ठीक है। अगर मैं हर चीज एक्सप्लेन करने चलूंगी तो बड़ा समय बीत जाएगा, लेकिन मैं उन चीजों को जरूर एक्सप्लेन करती हूँ जहां पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, ताकि परीक्षा में वो प्रश्न आपके गलत ना हो। अगर भारतीय राज्य व्यवस्था में कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें कि आप कंफ्यूज होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, उस टॉपिक को हम अलग से कवर करेंगे। आधुनिक भारत में आप में से कई स्टूडेंट ने कुछ टॉपिक्स बताए थे, तो उसको मैंने कवर भी किया है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली जो चीज है उसको तो मैं आप लोगों को जरूर रिवाइज कराऊंगी और बहुत अच्छे से रिवाइज कराऊंगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। उस दिन क्या करिएगा, पेन कलम सब छोड़ के बैठ जाइएगा और जो मैं बोल रही हूँ उसको एक स्टोरी के फॉर्म में सुनिएगा, ठीक है। आपके दिमाग में पूरी एक क्रोनोलॉजी जो है वो पूरे दिमाग में बैठ जाएगी एक मूवी की तरीके से।
तो उस दिन आपको बस मुझे सुनना है, कॉपी पेन अपनी साइड में रख के, नोटबुक रख के, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही हो, ठीक है, आपको लगता है कि मैम प्लीज इसको डिस्कस कर लीजिए, हमको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़िए जरूर और अच्छे से पढ़िए। मैं फिर बोलूंगी, परीक्षा जितनी पास आएगी उतनी घबराहट होगी, उतने निराश होते जाएंगे आप, लेकिन निराश नहीं होना है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाला, ये वाला स्लोगन याद रखना है अपना, अपने आप से दिन में 10 बार कहना है। जब भी लगे कि परीक्षा नहीं सफल होंगे परीक्षा में, तो अभी नहीं तो कभी नहीं कह के अपनी पुस्तक खोलनी है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। जो भी करंट अफेयर की नोट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है क्लास, उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न बनेंगे, उनको आपका ना गलत हो, ठीक है। भारतीय राज व्यवस्था देख के जाइए, आधुनिक भारत देख के जाइए, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देख के जाइए, ज्योग्राफी पढ़िए, ठीक है। जो भी चीजें पास्ट ईयर्स में पूछी गई है उनको पढ़िए आप लोग, और सिलेक्शन जरूर होगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। जिनकी भी हिंदी कमजोर है वो हिंदी में पास्ट ईयर्स के सारे प्रश्नों को लगा डालिए, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो क्लास दोनों पेपर्स को अपने एकदम बैलेंस करके चलिए, थोड़ा थोड़ा समय सब चीज को दीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। आप ही लोग मेंस में बैठेंगे, ठीक है। और कोई भी कभी भी कोई एक्सक्यूज मत दीजिए कि मैम मैं तो वर्क करता हूँ, मेरा तो ऑफिस रहता है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। देखिए क्लास, जिसने भी ना एक्सक्यूज दिया ना, फिर सफलता क्यों मिलेगी? सब दौड़ रहे ना, तो परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा, और जो परिश्रम करेगा सफलता उसको ही मिलेगी। ये बहुत बड़ा एकदम सत्य वचन है ये, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल भी निराश मत होइए, हताश मत होइए, पढ़ते रहिए, किसी भी माध्यम से पढ़िए। लेक्चर को कान में ऐसे लगा के सुन के पढ़िए, लिख के पढ़िए, किताबों को पढ़ के पढ़िए, लेकिन पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाइए, घटना चक्र लगाइए, डिकोड में जो आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उनको लगाइए, सब अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और कोई भी डाउट हो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स में आज के लेक्चर्स में मुझे बता दीजिए, ठीक है, आज के लेक्चर में। धन्यवाद क्लास।